नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह 11वीं कक्षा की विषय हिंदी की पाठ 1 पूस की रात कहानी है। पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। आपको स्क्रीन पर यह तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। मुंशी प्रेमचंद के बारे में पहले हम थोड़ा लेखक परिचय जानेंगे। लेखक परिचय: मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ। निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। आरंभिक लेखन इन्होंने नवाब राय के नाम से किया है। मुंशी प्रेमचंद के माता और पिता का नाम आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय था। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर हम बात करें तो 1910 ईस्वी में इन्होंने इंटर किया और 1919 ईस्वी में इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। इनकी वृत्ति पर अगर हम दृष्टि डालें तो इन्होंने प्राइवेट ट्यूशन काफ़ी किया। अध्यापकी ही इनकी रोजगार थी। जिला बोर्ड के सब इंस्पेक्टर भी इन्होंने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। अगर अब हम आगे इनके साहित्यिक परिचय की बात करें तो इन्होंने मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस जैसे पत्र पत्रिकाओं के ये संपादक रहे हैं। हंस आज भी काफ़ी चर्चित पत्रिका है। इनकी अगर प्रमुख कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये सारी कृतियाँ इनकी उपन्यास है और मौलिक है। लगभग 300 कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी है, इसलिए इन्हें कथा सम्राट भी कहते हैं। 300 कहानियों का संग्रह 8 खंड में विभाजित है मानसरोवर के नाम से। इन्होंने अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियाँ आदि विविध प्रसंग 3 खंड में जो संकलित है उनमें लिखी है और संग्रहित भी है। इन्होंने अनेक अनुवाद भी किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद शुरू में उर्दू में लिखा करते थे। सोजे वतन इनकी एक प्रमुख कृति थी जिसे अंग्रेजों ने जब्त भी कर ली थी। बच्चों, कहानी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूस की रात, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कहानी कहते किसे हैं। कहानी गद्य की एक ऐसी विधा है जो काल्पनिक कथा के माध्यम से वास्तविकता का आभास कराती है। वास्तविकता किसकी और कैसी, यह विचारणीय है। इन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं वह मानव जीवन के सरोकार से जुड़ी हुई हैं। जो दैनिक जीवन हम जीते हैं, जो हम अनुभूत करते हैं, जिन परिस्थितियों को हम प्रतिदिन झेलते हैं, उनकी कथा इन्होंने लिखी है। कहा जाता है कि प्रेमचंद कृषक जीवन के कथाकार हैं। एक विराट कैनवास पर इन्होंने यह रचना रची। तो बच्चों, कहानी के बारे में जब हम बात करेंगे तो आइए पहले कहानी का हम एक वाचन करें। इनकी कहानी का नाम पूस की रात है, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का मैं वाचन करूंगी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह से नहीं काट सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जारू मरेंगे, पर यह बला सिर से टल तो जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया। उसका यह नाम उसे झूठ सिद्ध करता था। वह खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल। न जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आते। मैं कहती हूँ
तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और वह उसी में झोंक दो, उस पर से ये धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह से बाहर निकला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कंबल के लिए ही तो जमा किए थे, वह भी आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। तो बच्चों, हमने कहानी के इस अंश को यहाँ तक पढ़ा। कहानी में आप देख रहे होंगे, अभी तक कहानी में 2 पात्र आए हैं, एक हल्कू और एक सहना, और एक पात्र और है मुन्नी, यानी कुल 3। 2 पात्रों के बीच संवाद हो रहा है और तीसरे पात्र के बारे में बातें की जा रही हैं। पहला पात्र हल्कू है और दूसरी पात्र मुन्नी, और तीसरा पात्र है सहना, जिसका जिक्र आया है पूरी कहानी में। कहानी में प्रेमचंद ने शुरुआत ही की है कि हल्कू अपने स्त्री से कहता है कि लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी जो उसकी स्त्री है, उसकी पत्नी, वह झाड़ू लगा रही थी। उसने 3 रुपए देने से इनकार कर दिए। क्यों? क्योंकि उसने ये 3 रुपए कंबल के लिए जमा कर रखे थे। यह कंबल जो उसे पूस की रात में सुकून देगा, ठंड से उसे बचाएगा। लेकिन आज वह कंबल भी वह नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज है। किसका कर्ज? तो सहना का। 3 रुपए हैं और सहना प्रतिदिन उसे गालियां देता है। वह चाहता है कि किसी तरह से गला छूट जाए, इसलिए हल्कू मुन्नी से 3 रुपए की मांग करता है। मुन्नी बहुत समझाने का प्रयास करती है कि यह पूस की जो रात है, हाड़ कपाने वाली रात है, बिना कंबल के यह रात नहीं गुजरेगी। लेकिन हल्कू सोचता है कि पूस की ठंड से अच्छा है कि सहना की दी हुई गालियों से बचा जाए। लेकिन स्थिति ऐसी है कि वह सहना के 3 रुपए देने के लिए मुन्नी राजी नहीं होती। बहुत प्रयास करने के बाद मुन्नी अंततः 3 रुपए उसे दे देती है, यह सोच करके कि चलो इस बार अगर मजूरी करके दूसरी खेती से हम फिर से कुछ पैसे जुटा लेंगे और कंबल खरीद लेंगे। लेकिन उसमें पैसे जब वह देती है और हल्कू वह पैसे लेकर के जब वह लौटता है जाने के लिए, सहना को देने के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। वह सोच रहा था कि यह पैसे उसे दे तो देगा, मगर रात में जब फसलों की सुरक्षा करनी होगी तो यह पूस की कपाती रात वह कैसे काटेगा। एक एक पग के साथ वह अपनी मस्तक को दीनता के भार से दबाए जा रहा था। बच्चों, हमने पहले दृश्य में देखा कि हल्कू मुन्नी से रुपए की मांग करता है। कितने रुपए की? तो 3 रुपए की। मुन्नी न चाहते हुए भी अंततः वह 3 रुपए दे देती है ताकि सहना उन दोनों को गालियां न दे। अब प्रेमचंद की कहानी का अगला अंश अगले दृश्य के साथ शुरुआत होती है। चलिए अब हम अगले दृश्य की ओर बढ़ें। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था।
दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद तार लिया था, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूँ तो फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ और कंबल। मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जारा तो क्या जाता है, पर हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जारा खा ले, कहता रहा। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जारा न लगेगा। जबड़े ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा रहा और निश्चय करके लेटा कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, अब कि सो जाऊंगा। पर एक क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जारा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। आइए बच्चों, अब हम कहानी के इस अंश को समझते हैं। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद दूसरे दृश्य में रात के दृश्य को दर्शाते हैं कि पूस की रात कितनी ठंडक और भयानक होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास संसाधन नहीं है। हल्कू के पास भी कंबल नहीं था। एक पुरानी गाढ़ा चादर उसने ओढ़ रखी थी। फिर भी वह अपनी दीनता से यानी अपनी गरीबी से आहत नहीं था, क्योंकि उसका एक जो पशुधन था, जो सबसे बड़ी मित्रता थी, वह थी जबरा से, जिसे वह साथ लेकर आया था। उसने कई बार जबरा को मना भी किया था, लेकिन जबरा जो कि स्वान है, कुत्ता है, और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। वह अपने मालिक के साथ उस कपकपाती हुई रात में
हार में चला आता है। बच्चों, बार बार एक शब्द आ रहा है हार। यह हार का अर्थ है खेत बधार। वह उस खेत में आता है जहाँ हल्कू भी आया हुआ है रात की फसल की सुरक्षा के लिए, लेकिन जाड़ा ऐसी कि वह उससे कपकपा गया है उसका पूरा शरीर, और वह ना चाहते हुए भी उस ठंड भरी रात में बैठता है अपने फसल की सुरक्षा के लिए। लेकिन उसके हृदय में बार बार ठंडे की जब झोंकें आती थी तो वह आलसी हो जाता था। वह सोचता है कि एक एक करके क्यों ना कुछ चीलम पी कर के ही पूरी रात बिता ली जाए। वह 8 बार चीलम पीता है और हल्कू से भी पूछता है कि चीलम पियोगे, शायद ये जाड़ा न लगे। वह मन ही मन सोचता है कि चीलम पीने से होता क्या है, जाड़ा थोड़ी ही जाता है। लेकिन क्या है कि मन बहल जाता है, यानी कुछ देर कट तो जाता है। वह इस रात में कई बार प्रयास करता है कि खेतों की सुरक्षा भी करता रहे और इस ठंड को काट भी ले, किंतु यह ठंड उसे बार बार इसके इस प्रयास को विफल कर देती है। चलिए अब हम आगे की कहानी का अंश देखते हैं। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियों बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ और उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबड़े को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। तो बच्चों, इस अंश को हमने अभी तक पढ़ा और हमने यह देखा कि किस तरह से ठंड जो है वह अभी आधी भी नहीं गुजरी और पतझड़ की पत्तियों को बटोरकर हल्कू ठंड में सोच रहा था कि किसी तरह से इस ठंड को काट लिया जाए। वह कहता है जबरू से कि चलो यही पत्तियों को बटोरकर आग जलाकर तापे। वह रात में बैठे बैठे सोच रहा था कि सप्तर्षि तो अभी तक ऊपर आकाश में आया ही नहीं, यानी अभी रात अच्छी खासी बाकी है। वह सोचता है कि जब तक रात कट नहीं रही
तो क्यों न कुछ देर आलय से ही काम चलाया जाए। वह क्या करता है कि वह पत्तियों को बटोरकर उसमें आग लगाता है और धीरे धीरे लपट जो होती है आग की वह ऊपर की ओर आने लगती है। यहीं पास में जबड़े को कहीं एक हड्डी मिल जाती है और वह उसे ज़मीन पर रखकर उससे खेलने लगता है, खाने लगता है, चिचोड़ता है। हल्कू ज़मीन पर आग लगाकर नंगे पाँव उस आग को अपने पाँव को सेकता है। वह पत्तियों का पहाड़ करता है खड़ा और सोचता है कि आज इस ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। अलाव जल उठता है और पत्तियां वृक्षों को छू छू कर भागने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अथाह अंधकार जो है वह अब धीरे धीरे हट रहा हो प्रकाश से। अब चलिए आगे के दृश्य को देखते हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके कहा, मानो अब क्या ठंड ही लगती रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझी, नहीं तो इतनी ठंड न खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखो कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कहना देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ हल्कू सामने बैठा था और वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी पर कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। इस तरह हल्कू और जबरा दोनों रात के कुछ पहर को बिताने का प्रयास करने लगे। वह सोच रहे थे कि इस असीम ठंड से किसी तरह से उस पर शक्ति पर उससे विजय प्राप्त की जा सके, लेकिन ठंड जो है वह जाने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने कुछ देर तक आग के इर्द गिर्द थोड़े खेल खेले और इस ठंड से निजात पाने का एक रास्ता निकाल लिया, लेकिन यह जो भयंकर रात है वह काटे नहीं कटती। अब आइए अगले दृश्य को देखते हैं। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा से ही जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूखकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ भी चर चर करके सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। अब तक तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिलने लगी। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था वह। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं।
हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांठ पर चले आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मरैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तो बच्चों, ये आखिरी दृश्य जब प्रेमचंद लिखते हैं, कहानी का जो अंश लिखते हैं वह, तब वहाँ वह दिखाते हैं कि हल्कू दीनता से प्रभावित है और दीनता भी ऐसी कि वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक सीमांत किसान से वह मजदूर की ओर लौटा आ रहा है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न है। वह सोचता है कि चलो अच्छा है, खेत में रात काटने से पूस की अच्छा है, उससे कहीं बेहतर है कि यह खेत ही सर्वनाश हो जाए। लेकिन मुन्नी, जिसे अपनी गृहस्थी से लेकर सहना के कर्ज और बाकी न जाने कितने कर्ज जो उस पर आए दिन लादे जा रहे हैं, उसकी वह चिंता करती है और चिंता करते करते सोचती है कि अब माल गुजारी करके किसी तरह से हमें यह कर्ज चुकाना पड़ेगा। बच्चों, हमने देखा कि प्रेमचंद पूरी कहानी में एक रात की घटना को दर्शाते हैं। दृश्य 2 है, एक है सुबह की जब वह कर्ज मांगने आते हैं और वह पैसे देती है, और दूसरा दृश्य पूरी रात की है। आपने देखा भी होगा कि कहानी का शीर्षक पूस की रात दिया है। पूस यानी कि आधा दिसंबर और आधा जनवरी का महीना, जो ठंड से भरी कपकपाती रातें होती हैं, वह संसाधनहीन व्यक्तियों के लिए कितनी कष्टकर होती हैं, यह इस कहानी से हमें साक्षात पता चलता है। प्रेमचंद ने इस कहानी से मानव के संवेदना को जागृत करने की चेष्टा की है। बच्चों, कहानी का पहला उद्देश्य मनोरंजन अवश्य होता है, लेकिन अगर हम आगे देखें तो यह मनोरंजन भर ही नहीं है, बल्कि यह हमारे चिंतन को भी दर्शाता है कि हम कहाँ तक अपने समाज के लोग, अपने आसपास के लोगों की चिंता करते हैं, उनकी समस्या से रूबरू होते हैं। प्रेमचंद पूरे कृषक समाज की एक छोटी सी कहानी में स्थिति को बयां करते हैं कि आज एक किसान मजदूर की तरफ जाना अधिक पसंद कर रहा है, मजदूरी करना अधिक पसंद कर रहा है बजाते किसी खेती के, क्योंकि खेती से होने वाली जो भी मुनाफे होते हैं वह देने पड़ जाते हैं मालगुजारी के रूप में, और किसान के पास कुछ नहीं रह जाता। हल्कू भी ऐसी ही परिस्थितियों से जूझ रहा है। मुन्नी की चिंता हमें इस कहानी में स्पष्ट दिख पड़ती है। यहाँ पशुधन की भी बात की गई है, यानी जबरा की। इतने असहाय और दीन होते हुए भी उनके भीतर जबरा के प्रति प्रेम है और जबरा के लिए भी वह प्रयास करते हैं कि उसकी भी ठंड किस तरह से काटी जाए। और हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति ही लोग प्रयास नहीं करते, नहीं सोचते हैं कि दूसरे को किस तरह से हम सुख सुविधा दे सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने पूस की रात कहानी को पढ़ा, उसके मर्म को समझा। अब अगली कक्षा में हम इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे पुनः, और कुछ प्रमुख पंक्तियां भी देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से व्याख्या करने के लिए आती है, वह महत्वपूर्ण भी है, और कुछ प्रश्न
प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।